ये है चैप्टर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में पहले इसका कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं और फिर इसका देखेंगे। पीवाईक्यू के बाद इसका क्या देखेंगे, इसका देखेंगे एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आया था वो था कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस XAZ undergo the spontaneous decay in the sequence X से B, B से C से D बना। तो Z is the atomic number of the element X, the possible decay particle of the sequence क्या हो जाएगा, तो Z से Z-1, तो यहाँ पर जो बीटा डिके होगा बीटा माइनस डिके, या Z-1 हुआ तो बीटा प्लस डिके, फिर Z-3 हुआ 2 से घट गया तो यहाँ पर अल्फा डिके हुआ होगा, और फिर Z-3 और फिर Z+1 बढ़ गया तो बीटा माइनस डिके हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज 4 आवर, द फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 1.5 आवर कितना हो जाएगा, तो इसमें फिर है आफ्टर द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज 4 आवर, द फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 1.5 आवर कितना हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ कितना है 100 आवर। तो पहले 1.5 आवर पूछ रहा है, तो यानी कि 100/150 का इसका बनेगा कितना, 2 के पावर कितना करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो 150/100 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। तो लगभग इसका कितना जाएगा, हम जानते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस टी हाफ इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो अभी हम जानते हैं कि ए इक्वल टू ए नॉट टू टी टू ए नॉट ए इक्वल टू A/2T/T half. तो here A naught is the original activity of the nuclide, A is the activity of the nuclide after time t. तो A/A naught is equal to 2T/T half, या equal to 2 minus 150/150 2T/T half। तो इसको कितना आ जाएगा, 2 के पावर -3/2 यानी कि 1/2√2। तो द फ्रैक्शंस ऑफ द original activity that will remain after 150 कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि ये होता है A इज इक्वल टू होता है A नॉट 2 के पावर T/T हाफ, यानी कि A/A नॉट इज इक्वल टू 2 के पावर T/T हाफ, यानी कि 2 के पावर -150/100, तो 2 के पावर -3/2 यानी 1/2√2। तो फ्रैक्शंस ऑफ द एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 1.5 आवर कितना हो जाएगा, 1/2√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1/2√2। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स टू द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन इट इमिट्स द गामा रेडिएशन। तो द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर रिमेन्स क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। When an atom emits gamma radiation from its nucleus, then there is no change in its atomic number and mass number। तो ऑप्शन जाएगा बी। फिर आता है the half life of a radioactive sample undergoing alpha decay is 1.4 × 10^17 second if the number of the nuclei in the sample is 2.0 × 10^21, the activity of the sample कितना हो जाएगा, तो given t half equal to 1.4 × 10^17 second, number of nuclei in the sample n equal to 2.0 × 10^21, तो activity of the sample equal to हो जाएगा लैम्डा n, तो 0.693/t half equal गुना 2 × 10^21। तो यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 4 बेकरल। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 10 के पावर 4 बेकरल, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ द हाफ लाइफ 2.2 × 10^9 इज 10 के पावर 10 पर सेकेंड। द नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव आइटम्स इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट कितना हो जाएगा। तो पहले बात ये कि रेडियो एक्टिविटी क्या है फ्लो में, फिर भी देख लेते हैं कि हाफ लाइफ इक्वल टू, तो टी हाफ इक्वल टू 2.2 × 10^9। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है आर इक्वल टू 10 के पावर 10 पर सेकंड। तो इफ एन विद द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, तो रेडियो एक्टिविटी फ्लोस में नहीं है, फिर भी इसको है जो देख लेते हैं एक बार। तो द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ द हाफ लाइफ 2.2 × 10^9 इज 10 के पावर 10 पर सेकंड। द नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट इज, तो हम जानते हैं हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 2.2 × 10^9 पर सेकंड, r equal to 10 के पावर 10 पर सेकंड। तो इफ n with the number of the nuclei present, then the rate of the differentiation dn/dt equal to हो जाता है कितना, लैम्डा n। तो r equal to होता है लैम्डा n और n equal to होता है r/लैम्डा। also the half life given by t half equal to 0.693 लैम्डा, यानी लैम्डा equal to 0.693/t half। तो यहाँ से n करेंगे तो कितना आएगा 3.17 × 10^19। नेक्स्ट है कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल में होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं सिर्फ। अगला सवाल, फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स इफ द इनिशियली देयर आर 6 नंबर ऑफ द न्यूक्लाई, द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 4 न्यूक्लाई कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कंसेप्ट इसमें ये है कि आफ्टर इन हाफ लाइफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लाई लेफ्ट अनडिकेटेड बाई n इक्वल टू n नॉट 1/2 के पावर n, जहाँ n जो हो जाएगा t/t हाफ हो जाता है। तो
इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लाई एन नॉट इजिकल 6 है, आफ्टर डिफरेंटिफिकेशन नंबर ऑफ न्यूक्लाई है जो 4 हो गया, तो एन इजिकल टू एन नॉट माइनस एन डेफ यानी 6 माइनस 4 यानी कि 150। तो हाफ लाइफ टी हाफ इजिकल टू 10 मिनट, तो एन बाई एन एट इजिकल टू 1/2 टी बाई टी हाफ। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू वी गेट 150/6 इजिकल टू 1/2 टी बाई 20। तो 1/4 इजिकल टू 1/2 टी बाई 10, तो 1/2 के स्क्वायर इजिकल टू 1/2 टी बाई 10, तो टी बाई 10 इजिकल टू 2, तो टी इजिकल टू कितना आएगा 20 मिनट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 20 मिनट। नेक्स्ट है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल ए है decay constant 8 lambda and material B है decay constant lambda. Initially they have the same number of nuclei. After part time, the ratio of the number of the nuclei of the material B to that of A will be 1/E, 1:E। तो अच्छा इसको एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके है जो डिलीट हुआ है, लगता है ये वाला जो है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो लेट द इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लाई इन द ए एंड बी जो है एन नॉट है, नंबर ऑफ न्यूक्लाई ऑफ ए आफ्टर टाइम टी हो जाएगा एन ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस 8 लैम्डा टी, तो एन बी इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी, एन ए बाई एन बी हो जाएगा 1/E। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 ई के पावर माइनस 8 लैम्डा टी बाई ई के पावर लैम्डा टी इक्वल टू 1/E, तो ई के पावर माइनस 1 इक्वल टू ई के पावर माइनस 1 लैम्डा टी, तो 7 लैम्डा टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/7 लैम्डा। तो इसका कितना जाएगा ऑप्शन बी 1/7 लैम्डा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें आता है कि द हाफ लाइफ of a radioactive substance is 30 minutes. The time in minutes taken between the 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance कितना हो जाएगा। तो द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज टी हाफ लॉग एन नॉट बाई एन, तो एन वन इजिकल टू हो जाएगा 0.6 एन नॉट और एन टू इजिकल टू 0.15 एन नॉट, 40% डिके में और 85% डिके में। इज पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला एन टू बाई एन वन हो जाएगा 0.15 एन नॉट बाई 0.6 एन नॉट यानी 1/4 के स्क्वायर। फॉर द टू हाफ लाइफ पीरियड हैज पासड द टाइम पीरियड 2 गुना टी हाफ यानी 2 गुना 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन डी 60। नेक्स्ट है कि इफ द रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम 27 से 13 न्यूक्लियस इज टेकन टू बी आर एल, देन द रेडियस ऑफ द टी 125 53 न्यूक्लियस निकाली कितना हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस गिवन बाय आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी ए के पावर 1/3 होता है, तो आर ए एल बाई आर टी हो जाएगा ए एल बाई एल टी के 1/3, तो 27 बाई 125 का पावर 1/3 यानी 3/5, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा 5/3 आर ए एल। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 5/3 आर ए एल। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो आइसोटोप एक्स विद हाफ लाइफ ऑफ 1.49 years, decay of by which is stable, a sample of the rock from a cave was found to contain x and y in a ratio of 1:7। the age of the rock कितना हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ द एक्स टू बाई गिवन बाई 1:7, एम एक्स बाई एम बाई इक्वल टू 1/7, तो 7 एम एक्स इक्वल टू एम बाई। तो लेट द इनिशियल टोटल मास बी एम, तो एम एक्स प्लस एम बाई इक्वल टू एम, तो एम बाई 7 प्लस एम बाई इक्वल टू एम, तो 8 m बाई 7 इज इक्वल टू एम, तो एम बाई इक्वल टू 7/8 m हो जाएगा, तो ओनली 1/8 पार्ट है जो रिमेन हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते थे, तो 1 फिर टी हाफ 1/2, फिर अगला टी हाफ में 1/4, अगला टी हाफ में 1/8, फॉर टाइम टेकन टू बिकम 1/8 अनस्टेबल पार्ट हो जाएगा कितना 3 गुना टी हाफ यानी कि आ जाएगा 4.2 गुना 4/9 ईयर, तो आंसर आएगा 4.2 गुना 4/9 ईयर यानी कि ऑप्शन सी। अल्टरनेटिव इसको ऐसे भी यानी कि अच्छा मेथड इसका ऐसा भी था सही मेथड, एन बाई एन नॉट इक्वल टू होता है 1/2 के पावर एन, तो 1/1 प्लस 1/1/8 इक्वल टू 1/2 के पावर 3, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 3, तो टी हाफ इक्वल टू टी बाई एन यानी कि 4.2 गुना 10 का पावर 9 ईयर, तो इसका आंसर जाएगा 4.2 गुना 10 का पावर 9 ईयर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्स इज 20 ईयर, it decay to another element by which is stable. The two element x and y were found to be in a ratio of 1:7 in the sample of the given rock. The age of the rock is estimated कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि n इक्वल टू होता है n नॉट 1/2 के पावर n, तो n बाई n तो यूज हो जाएगा 1/2 के क्यू यानी 1/1 प्लस 7 इक्वल टू 1/8, तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 3, तो t इक्वल टू 20 ईयर और कैपिटल टी इक्वल टू टी बाई एन यानी स्मॉल टी इक्वल टू टी एन यानी 20 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ईयर। नेक्स्ट है कि mixture consists of the two radioactive material A1 and A2 with half life of 20 seconds and 10 seconds respectively. Initially the mixture of the 40 gram of the A1 and the 50 gram of the A2, the amount of the two in the mixture will become equal to the, तो for the 40 gram से 20 सेकंड हाफ लाइफ किया तो 20 ग्राम हुआ, फिर अगला हाफ लाइफ में 10 ग्राम हुआ। फॉर द 150 ग्राम अमाउंट ये 150 ग्राम से करेंगे तो 80 ग्राम, फिर अगला दफ हाफ लाइफ में 40, फिर 20, फिर 10 हो जाएगा। सो आफ्टर 40 सेकंड A1 एंड A2 बिकम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ द मास m emits a photon of the frequency mu and the nucleus recoils. The recoil एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं मोमेंटम ऑफ द फोटोन p इक्वल टू होता है h mu by c,
रिकॉइल एनर्जी ई इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, तो ई इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू बाई सी के स्क्वायर बाई 2m, यानी ई इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 2m सी के स्क्वायर। तो आंसर पड़ेगा ऑप्शन ए, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 2m सी के स्क्वायर। फिर आता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक्स इज 50 ईयर, इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट बाय which is of stable. The two element X1 by were found to be in the ratio 1:15 in a sample of the given rock. The age of the rock by estimated to be, तो n बाई एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के पावर n, यानी 1/2 t बाई टी हाफ, तो 1/1 प्लस 15 इक्वल टू 1/15, यानी 1/2 के पावर 4, यानी 1/2 t बाई 50, तो t इक्वल टू 4 इंटू 50, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 ईयर्स। अगला है न्यूक्लियस एक्स एम एन इमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा करेंगे तो m-4 एक n-2 आ जाएगा, और फिर एक बीटा कर देंगे तो यहाँ पर m-4 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि बीटा का तो इलेक्ट्रॉन का तो बीटा का कोई मास नहीं होता है, और नीचे है जो n हो जाएगा, क्योंकि 2 गो है तो +2 कर देंगे, क्योंकि -1 होता है चार्ज उस पर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऐसा अल्फ़ा बीटा डिके ये हट गया है तो ये वाला नहीं आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डिके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इन सबसे शायद क्वेश्चन है जो आ सकते हैं अल्फ़ा डिके से, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा डिके से लेकिन नहीं आएगा। अगला है द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट काउंट्स पर मिनट एट टी बराबर 0 एंड एन नॉट बाई ई काउंट्स पर मिनट एट टी बराबर 5 मिनट। द टाइम इन विच एट विच द एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन रिमेंस आफ्टर एन हाफ लाइफ एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 के पावर एन, यानी 1/2 कैपिटल स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो एन इक्वल टू एन नॉट बाई ई, यानी एन नॉट बाई ई के पावर एन नॉट बाई ई एन नॉट, तो 1/2 5/t, तो 1 by equal to 1/2 5/t, तो taking the log on both sides we get log 1 minus log is equal to 5/t log half, तो t is equal to 5 log e के 2। now let t dash be the time after the activity reduced to half, तो 1/2 is equal to 1/5 t dash 5 log e के 2, तो t dash equal to हो जाएगा 5 log e के 2, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 5 log 2। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाई, तो रिजल्टिंग डॉक्टर ई एन क्या हो जाएगा, तो लेट द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बी इतना, तो रेडियोएक्टिव ट्रांजिशन गिवन बाय माइनस अल्फा, तो a-4 z-2, और बीटा करेंगे तो a-4 और z2 हो जाएगा। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप, सो एक से z और a-4 और आ क्या हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आइसोटोप ऑफ द पेरेंट है जो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द न्यूक्लियर इन्वेलप इन द न्यूक्लियर डिके गिवन बिलो, एक से बाई बना रहे हैं, फिर बी फिर बी बना रहे हैं, तो द पार्टी अब अल्फ़ा बीटा से नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो अल्फ़ा बीटा गामा डिके का क्वेश्चन है जो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद फिर आता है टू रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एक्स एंड बाई हैव द डिके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा रिस्पेक्टिवली, if initially they have the same number of the nuclei, then the ratio of the number of the nuclei to the x1 to that of the x2 will be 1 by e after a time, तो n1 is equal to n naught e के पावर माइनस 5 लैम्डा टी, n2 is equal to n naught e के पावर माइनस लैम्डा टी, तो n1 बाई n2 हो जाएगा 1 बाई, तो यहाँ पे करेंगे तो e के पावर माइनस 5 लैम्डा टी बाई e के पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू e के पावर माइनस 4 लैम्डा टी, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/4 लैम्डा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1/4 लैम्डा। फिर आता है कि टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा रिस्पेक्टिवली एट t बराबर 0, they have the same number of the nuclei, the ratio of the number of the nuclei of A to those of the B will be 1 by A square after a time interval, तो number of the nuclei remained after time t can be written as n is equal to n naught e के पावर माइनस लैम्डा टी, तो n1 is equal to n naught e के पावर माइनस 5 लैम्डा टी और n2 is equal to n naught e के पावर माइनस लैम्डा टी, तो n1 बाई n2 हो जाएगा e माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा टी, यानी e के पावर माइनस 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 बाई e के पावर 4 लैम्डा टी, तो n1 बाई n2 हो जाएगा 1 बाई e के स्क्वायर, यानी 1 बाई e के स्क्वायर, तो 1 बाई e स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई e के पावर 4 लैम्डा टी, तो 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा टी, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लैम्डा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1/2 लैम्डा। फिर आता है इफ द nucleus aluminum had a nuclear radius of the 3.6 fm and then t would have its radius approximately, so let r be the radius of the nucleus, the corresponding value 4/3 pi q has been found to be proportional to the a, the resolution is expressed in the inverse form as r equal to r naught a के पावर 1/3, r naught का वैल्यू हो जाएगा 1.2 × 10 minus 15, दैट मीन्स 1.2 फर्मी, तो आर एल बाई आर टी हो जाएगा आर नॉट ए के पावर 1/3 और आर नॉट आर ए के पावर 1/3, तो आर एल बाई आर टी हो जाएगा ए के पावर 1/3 और ए टी के पावर 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5, तो आर टी इक्वल टू 5/3 आर इंटू आर एल, यानी 6 फर्मी मीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 6 फर्मी मीटर। नेक्स्ट है इन द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल फर्स्ट, तो बीटा डिके जो होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बीटा डिके ऑफ द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस,
तो बीटा decay involves the emissions of the either electrons or the positron. The electrons or positron emitted in the beta decay do not use inside the nucleus. They are only created at the time of the emission, just as the photons are created when the atom makes a transition from the higher to the lower energy state. In the negative beta decay, a neutron in the nucleus is transformed into a proton, an electron, and an antineutrino. Hence, in the radioactive decay process, the negatively charged emitted beta particles are the electrons produced as a result of the decay of the neutrons present inside the nucleus. फिर इसके बाद फिर है कि the radius of the germanium nuclide is measured to be twice the radius of the B94. The number of the nucleons in the G कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि R इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3 होता है, जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पावर 1/3 होता है। तो R1/R2 हो जाएगा A1/A2 के पावर 1/3, तो R/2 R इक्वल टू होगा 9/A2 के पावर 1/3। तो 1/2 के पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 9/A2, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 72। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 22। फिर आता है कि इन रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट द टाइम T1 इज R1 एंड एट लेटर टाइम T2 इज R2 इफ द डिके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल लैम्डा। तो हम जानते हैं माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, और माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली इक्वल टू होता है लैम्डा एन। तो आर इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आर इक्वल टू लैम्डा एन, तो आर इक्वल टू लैम्डा नॉट एन ई के पावर माइनस लैम्डा टी। तो R1 इज इक्वल टू आर नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा T1, R2 इक्वल टू आर नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा T2। तो R1 इज इक्वल टू R2 ई के पावर माइनस लैम्डा T2 माइनस T1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए R1 R2 ई के पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस T2। अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लाई ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द न्यूक्लाई आर आइसोटोन्स। तो न्यूक्लाई which have the same number of neutron but different number of the ऐसे भी हेड फ्लेवर हट चुका है, आर नॉन आई द आइसोटोन्स। इनचॉइस न्यूक्लियर Fe और Ga जो है ये आइसोटोन है। तो इसका में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए Fe एंड G हो जाएगा आइसोटोन। फिर आता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 12 ईयर ऑफ द 4 ग्राम ऑफ द रेडियम इज गिफ्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज आफ्टर दी द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिमेनेड एम इज इक्वल टू एम नॉट 1/2 के एन, जहाँ एम जो है सब्सटेंस रिमेनेड है, एम नॉट है इनिशियल अमाउंट। तो एम नॉट इज इक्वल टू 4 ग्राम, एम इज इक्वल टू 25 ग्राम। हाफ लाइफ ऑफ द रेट ऑफ सब्सटेंस टी हाफ इज इक्वल टू 4 ईयर। तो 25 इज इक्वल टू 4 हाफ के पावर एन, तो 25/4 इक्वल टू हाफ के पावर एन, और 1/2 के स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के एन। कंपेयरिंग द पावर वी हैव n इज इक्वल टू 2, तो t/t हाफ इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2t हाफ इज इक्वल टू 2 ना फुल ऑफ इज इक्वल टू आ जाएगा 32 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन डी 32 ईयर। फिर है कि a sample of the radioactive element has a mass of 10 gram at instant t equal to 0. The approximate mass of this element in a sample after 2 mean half-life कितना हो जाएगा? तो mean half life of the radioactive substance given by t tau equal to 1 by lambda, tau equal to 1 by lambda, also given that t is equal to 2 tau, तो t is equal to 2 into 1 by lambda यानी कि 2 by lambda। तो mass minute after time t m is equal to m naught e के पावर minus lambda t, तो 10 e is equal to minus 2 by lambda, तो 1.35 10 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.35 ग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1.35 ग्राम। अब अल्फा बीटा देखिए तो नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? तो मास नंबर समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। मास नंबर इक्वल टू नंबर प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसा हाइड्रोजन में भी है जो देखा गया है कि मास नंबर है जो एटॉमिक नंबर के इक्वल है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाई फैक्टर ऑफ 10 के पावर कितना आ जाएगा? 15, 10 के पावर 15 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम होता है 10 के पावर -10, ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 के पावर -15। तो रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एटम बाई वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, यानी 4/3 पाई आर 1 के क्यू और 4/3 पाई आर 2 के क्यू, यानी कि 10 के पावर कितना आ जाएगा? 15। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 के पावर 15। फिर आता है सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेन्स 4 एक्टिव न्यूक्लाई इफ हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 10 डेज देन द नंबर ऑफ द डिकेड न्यूक्लाई आफ्टर 30 डेज कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ n इक्वल टू t बाई t हाफ, यानी 30 डेज बाई 10 डेज इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ द अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई इज गिवन बाई n नॉट, यानी 1/2 के n। तो n इक्वल टू n नॉट 1/2 के n, यानी 4 गुना 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 10 1/2 के 3। तो यहाँ से करेंगे तो 0.5 गुना 10 के पावर 10 आ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लाई डिकेड आफ्टर 30 सेकंड हो जाएगा n नॉट माइनस n, यानी 4 गुना 10 का पावर 10 माइनस 0.5 गुना 10 का पावर 10, यानी 3.5 गुना 10 का पावर 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.5 गुना 10 का पावर 10, यानी कि ऑप्शन सी। फिर आता है कि इन द कंपाउंड एक्स एन अल्फा लिथियम द एलिमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? तो एक्स से एन दिया हुआ है लिथियम प्लस एच ई, तो ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 4, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज नंबर एटॉमिक नंबर गिव्स जेड प्लस जेड इक्वल टू 2 प्लस 3, तो जेड इक्वल टू आएगा 5, तो जेड इक्वल टू 5 A equal to n correspond to the boron, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बोरोन। फिर है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 12.5 आवर एंड इट्स मास इज 256 ग्राम।
आफ्टर भाट टाइम द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग सब्सटेंस 1 ग्राम, तो मास ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंस रिमेन m is equal to m naught 1 by 2 के पावर n. Here final mass m is equal to 1 gram, initial mass m naught is equal to 256 gram, half life period t half is equal to 12.5 आवर. सो 1 is equal to 256 1 by 2 के n, यानी 1 by 256 is equal to 1 by 2 के n, तो 1 by 2 के पावर 8 is equal to 1 by 2 के n. Comparing the power on both side we get n is equal to 8, तो t by t half, तो t is equal to 8 t half, यानी 8 गुना 12.5, यानी कितना आ जाएगा 100 आवर. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 100 आवर. फिर है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 आवर, आफ्टर 24 आवर एक्टिविटी इज 0.01 माइक्रोकूलम. तो भाट बाय द इनिशियल एक्टिविटी, the activity of the radioactive substance R equal to R naught 1 by 2 K n. Here n is equal to number of the half life, तो t by t half equal to 24/6, यानी is equal to 4, t half लाइफ पीरियड हो गया, and R is equal to 0.01 माइक्रोकूलम. तो 0.01 is equal to R naught 1 by 2 के पावर 4, यानी 0.16 माइक्रोकूलम. तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन डी 0.16 माइक्रोकूलम. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्जेड, तो ये फिर से नहीं आएगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा डिकाई हट चुका है. अल्फा बीटा गामा डिकाई है जो हट चुका है. फिर आता है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 3 आवर, इफ द इनिशियल अमाउंट इज 300 ग्राम देन आफ्टर द 18 आवर इट विल रिमेन. तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ, यानी 18/3 यानी कि 6, टी हाफ लाइफ पीरियड हो गया. तो अमाउंट रिमेनेड आफ्टर एन हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू एन नॉट 1 by 2 के एन, जहाँ एन नॉट हो जाएगा इनिशियल अमाउंट, एन जो होगा फाइनल अमाउंट होगा. तो एन नॉट इज इक्वल टू 300 ग्राम, तो एन इज इक्वल टू 300 यानी 1 by 2 के पावर 6, यानी कि जो 4.868 ग्राम, तो 4.68 ग्राम ऑप्शन नहीं आ जाएगा. इसको ऐसे भी अल्टरनेट से कर सकते थे कि टोटल टाइम ऑफ द डिके गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2.3 बाय लैम्डा लॉग 10 300 बाय एन, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0.231 इतना. तो टी को रखेंगे 2.33 बाई 0.231 इज इक्वल टू लॉग 10 300 बाई एन, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 18 आवर. तो 18 करेंगे तो यहाँ से अब वैल्यू को पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू 4.68 ग्राम आएगा. तो आंसर कितना आ जाएगा 4.68 ग्राम. फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ टी विल बी. तो जानते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई टू फॉल टू द 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ टी एंड मे बी रिलेटेड टू द डिफरेंट कांस्टेंट लैम्डा इज फॉलो. सो 0.5 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट टी के पावर माइनस लैम्डा टी. एन नॉट जो है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो लैम्डा डिकाई कांस्टेंट हो गया. तो बी है लैम्डा टी इक्वल टू लॉग 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू लॉग 2 बाई टी. तो आंसर कितना जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी लॉग 2 बाई टी. फिर आता है अल्फा बीटा डिके नहीं आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा बीटा डिके है जो नहीं आएगा. फिर आता है कि न्यूक्लियस एक्स एम और एक्स एम एन इमिट्स 1 अल्फा एंड 2 बीटा. ठीक है, अल्फा बीटा नहीं आ रहा है. फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एटॉमिक वेट ऑफ द बोरॉन इज 10.81 एंड इट हैज 2 आइसोटोप, बोरॉन 10 और बोरॉन 11. देन द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द बोरॉन 10 और बोरॉन 11 इन द नेचर कितना हो जाएगा. तो लेट n1 n2 बी द नंबर ऑफ द एटम्स इन द बोरॉन 10 और बोरॉन 11 आइसोटोप. तो एटॉमिक वेट हो जाएगा n1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ द बोरॉन 10 गुना प्लस n2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन 11 बाई n1 प्लस n2. तो 10.81 इज इक्वल टू n1 इंटू 10 प्लस n2 इंटू 11 बाई n1 प्लस n2. तो यहाँ पे करें n1 n2 करेंगे तो कितना आएगा 19/81. तो ऑप्शन ए 19:81 है जो आंसर आ जाएगा. एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम हैविंग 2 और मोर आइसोटोप इज द एवरेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ द 2 और मोर आइसोटोप. फिर आता है कि द हाफ लाइफ ऑफ द 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 20 मिनट एंड 40 मिनट. तो इनिशियली द सैंपल्स ऑफ ए एंड बी हैव द इक्वल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई. आफ्टर 80 मिनट द नंबर ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ द ए एंड बी न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा. तो टोटल टाइम गिवन 80 मिनट है. नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल टू एन इक्वल टू 80 मिनट बाई 20 मिनट यानी कि 4, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी एन बी इक्वल टू 80 मिनट बाई 40 मिनट इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनेड अनडिकेड एन इक्वल टू एन नॉट 1 by 2 के पावर n. तो where n naught is the initial number of nuclei and n is the final number of nuclei. So for the two different cases A and B, Na by Nb हो जाएगा 1 by 2 के Na by 1 by 2 के Nb. So Na by Nb हो जाएगा 1 by 2 के 4, 1 by 2 के 2. तो Na by Nb कितना हो जाएगा 1 by 4. तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 by 4. ये है जो नहीं आ रहा है अल्फा बीटा डिके गामा डिके. फिर आता है स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज ए रेडियस हाफ दैट ऑफ द Fe56. तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा the relation between the nuclei radius r and the mass number a given by r directly proportional to a के पावर 1/3. तो a directly proportional to r के पावर 3. तो a1/2 हो जाएगा r1 by r2 के क्यूब. तो r1 इज इक्वल टू r, r2 इक्वल टू r by 2, a इक्वल टू 56. तो 56/2 इक्वल टू r by 2 के पावर 3. तो i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 56/8 यानी कि 7. तो इसका रिक्वायर्ड स्टेबल न्यूक्लियस भी कितना हो जाएगा li के 7. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए li के 7 हो जाएगा. फिर आता है
कि द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज 9750 काउंट्स पर मिनट एट टी बराबर 0 एंड 975 काउंट्स पर मिनट एट टी बराबर 5 मिनट। तो डिके कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं n बाई एन नॉट इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी, तो एन नॉट बाई एन इक्वल टू ई के पावर लैम्डा टी। अब लॉगरिथम ऑन बोथ पर देखेंगे तो लॉग एन नॉट बाई एन इक्वल टू लॉग ई लैम्डा टी, यानी लैम्डा टी लॉग ई इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब लॉग एक्स हो जाएगा 2.303 लॉग 10x, तो सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे वैल्यू को तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0.461 पर मिनट, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 0.461 पर मिनट। फिर आता है द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग के हो जाएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए गामा रेज। फिर आता है कि a nucleus ruptures into two nuclear parts which have their velocity ratio equal to 2:1. The what will the ratio of their nuclear size, nuclear radius? तो from the law of the conservation of the momentum 0 equal to m1 v1 plus m2 v2, तो m1 v1 is equal to minus m2 v2 और v1 में v2 equal to minus m2 v1 is equal to 2:1. One sign indicate that velocity is in the opposite direction, तो nucleus is assumed to be the spherical of radius r density rho, तो m is equal to 4/3 pi r3 by rho, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा r3। फॉर द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लाई m2 बाई m1 हो जाएगा r2 बाई r1 के क्यू और v1 बाई v2 हो जाएगा r2 बाई r1 के क्यू, तो r1 बाई r2 हो जाएगा v2 बाई v1 के 1/3 यानी 1/2 के 1/3, तो r1 बाई r2 हो जाएगा 1:2 के पावर 1/3, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2 के पावर 1/3। फिर आता है द काउंट रेट ऑफ द गीगर मुलर काउंटर फॉर द रिड्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ द हाफ लाइफ 30 मिनट डिक्रीज टू द 5 सेकंड इनवर्स आफ्टर 2 आवर्स। इनिशियल काउंट रेट कितना हो जाएगा, तो इनिशियल इक्वेशंस ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल रेट इज n इक्वल टू n नॉट 1/2 के n, जहाँ n जो है फाइनल काउंट रेट है, n नॉट इनिशियल रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम है, तो n इक्वल टू t/t का हाफ, तो n इक्वल टू 135 इक्वल टू 4, तो यहाँ से करेंगे तो आंसर आएगा फी 80 सेकंड इनवर्स, तो n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 के 4 यानी 1/16, तो n नॉट इक्वल टू 16 टू n यानी 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 सेकंड इनवर्स। फिर अल्फा बीटा का है तो नहीं आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है कि द मास नंबर ऑफ द He इज 4 एंड दैट ऑफ द सल्फर इज 32, द रेशियो ऑफ द सल्फर न्यूक्लाई इज लार्जर देन दैट ऑफ द हीलियम बाय द, तो volume of the nucleus is proportional to its mass number A. If the R is the radius of the nucleus assumed to be spherical, then the volume directly proportional to mass number. तो 4/3 pi r cube directly proportional to mass number, तो R directly proportional to A का पावर 1/3, तो RS by R H इक्वल टू हो जाएगा S by A H के पावर 1/3 यानी 32/4 के पावर 1/3 इक्वल टू 2, तो R H इक्वल टू हो जाएगा 2 RHE, तो आंसर कितना जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी 2 RHE। नेक्स्ट आता है फिर अल्फा बीटा डीके है, तो अल्फा बीटा गामा डीके है जो नहीं आ रहा है। अगला है कि द मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस वेरी विद द मास नंबर ए एच, तो आंसर जाएगा फी कांस्टेंट रहता है कि एज मास एंड आर नॉट आर कांस्टेंट देयरफॉर द डेंसिटी रो ऑफ द न्यूक्लियर मैटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स एंड द टू protons two neutrons and the between the proton and the neutron is denoted by FPP FNN and FPN respectively, तो इसका हो जाएगा आंसर सी कि FPP इज इक्वल टू FNN इज इक्वल टू FPN। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू, ठीक है न्यूक्लियर फोर्स है जो लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दी nuclear force act between the pair of the neutrons, a pair of the protons and also between the neutron proton pair with the same of strength, for that a nuclear force are independent of the charge। फिर आता है if the nucleus of the Na the number of the protons neutrons electrons आदि, तो nucleus of the mass number A atomic number Z contains Z protons and A minus Z neutrons, as an atom is electrically neutral therefore number of the peripheral electron must be equal to Z, the number of the proton inside the nucleus in सोडियम 23 Z इक्वल टू 11, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 11, मास नंबर इक्वल टू एज इक्वल टू 23, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z इक्वल टू 23 माइनस Y इक्वल टू 12, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, सो द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 11 12 और 0, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 11 12 और 0। फिर आता है द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 16 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 64 ईयर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ द एटम्स दैट आफ्टर n हाफ लाइफ इज गिवन बाय n इक्वल टू n नॉट 1/2 के n, तो n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 के n, तो n इक्वल टू टी बाई टी हाफ यानी n इक्वल टू 64/4 इक्वल टू 4, तो n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 के पावर 4 यानी 1/16, तो आंसर कितना जाएगा डी 1/16। फिर आता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लाई आर बिलीव्ड टू बी, तो इसमें आंसर आएगा 58 का ऑप्शन ए कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर आता है न्यूक्लियस कार्बन ऑब्जॉर्ब फ्रॉम एनर्जेटिक न्यूट्रॉन एमिट्स ए बीटा पार्टिकल, तो द रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि n 13 और 7 आ जाएगा। फिर आता है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लाई एल्युमिनियम और टेलुरियम एटमॉस्फेयर कितना हो जाता है, तो 4/3 पाई आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है,
आर एल बाई आर टी इक्वल टू हो जाएगा 3/5 यानी 6/10। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए 6। आंसर आएगा ऑप्शन ए 6/10। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज। तो आंसर है कि ऑप्शन सी दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेज ऑफ अटैक विच होल्ड टुगेदर न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स in the tiny nucleus of the atom in spite of the strong electrostatic force of the repulsion between the protons. Nuclear forces are charge independent forces. They are the strongest force in the nature. The magnitude of the nuclear force is 4 times that of electrostatic force and 10 to the power 38 times the gravitational force between the nucleons. They are operative up to the distance of the order of the few Fermi. They are non-central forces. फिर आता है the nuclei of the C13 and N14 can be described as the isotons हो जाएगा ये, क्योंकि isotons for the nuclei which contain the same number of the neutrons in the C13 and the N14 and number of neutrons in the carbon and number of neutrons in the nitrogen हो जाता है. Number of neutrons is given by mass number minus atomic number. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए. फिर आता है कि an element A decays into element C by 2 स्टेप A B plus He4 और B C plus 2He. तो ए और क्या, तो इसमें हम देखे हैं कि फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट देयर इज 1 अल्फा डिके इन विच बी हैज एटॉमिक नंबर 2 लेस देन ए. In the second case, there is 2 beta decay in which the C has atomic number 2 greater than B. Since A and C have same atomic number, so they are the called isotope. The answer is option A. A and C are the isotope. फिर आता है कि radioactive element has the half life of 8 year. After 64 year, what will remain? तो number of the atom left after n half life is given by n is equal to n naught 1/2 के पावर n. तो n by n naught is equal to 1/2 के पावर n. तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी यानी कि 8. तो n बाई नॉट इक्वल टू 1/2 के पावर 8 1/256. तो आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन डी 1/256 चला जाएगा. फिर आता है न्यूक्लियस कैडमियम 11548 आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डिके. तो बीटा डिके तो इससे आ नहीं रहा है, तो ये फायदा है जो नहीं आएगा. अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव सैंपल विथ है हाफ लाइफ ऑफ द 1 मंथ है द लेवल एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी ऑन 8/1/1991. What would the activity 2 months earlier? तो the activity of the radioactive substance is defined. इसका पुराना क्वेश्चन है. At the rate at which the nuclei of the atom is the sample disintegrate. In the two half life, the activity becomes 1/4. 2 months is the 2 half life period. The activity of the 2 months earlier by 2 गुना 2 के स्क्वायर यानी 8 माइक्रोक्यूरी. The activity of the radioactive sample is 1 curie. If it undergoes 3.1 गुना 10 disintegration per second. Answer होगा ऑप्शन डी 8 माइक्रोक्यूरी. फिर आता है कि a nucleus with mass number 240 breaks into 2 fragments, each of the mass number 120. The binding energy per nucleon of the unfragmented nuclei is 1.6 mega electron volt, while that of the fragment is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in the process कितना हो जाएगा? तो nucleus with the mass number 240 breaks into 2 fragments, each of the mass number 120. तो 240 से 120 प्लस 120 हो गया. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई हो जाएगा 7.6 MeV और फिर आ जाएगा इसका 8.5 MeV. Now we will determine a total gain in the binding energy. तो gain in the binding energy equal to binding energy of the products माने binding energy of reactant. तो gain in the binding energy हो जाएगा 216 MeV. तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 216 MeV. 2 गुना 120 गुना 8.5 माइनस 240 गुना 8.6. तो 216 MeV इसका आंसर चल जाएगा. नेक्स्ट है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस. तो m इज इक्वल टू 0.5 ग्राम 0.5 गुना 10 का पावर -3 kg. डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास इज इक्वल टू mc स्क्वायर where c the speed of light. 0.5 गुना 10 का पावर -3 गुना 10 गुना 10 का पावर 8 का स्क्वायर. तो 4.5 गुना 10 का पावर 13 जूल. तो इसका आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन है 4.5 गुना 10 का पावर 13 जूल. फिर आता है बिना यूरेनियम आइसोटोप U-235 इज बॉम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन. इट जनरेट्स क्रिप्टॉन 89 3 न्यूट्रॉन्स एंड. तो यूरेनियम को करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट. तो 92 प्लस 0 इक्वल 36 प्लस जेड. तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 56. सिमिलरली एटॉमिक मास रिएक्टेंट इज इक्वल एटॉमिक मास प्रोडक्ट. तो 235 प्लस 1 इक्वल टू 89 प्लस ए प्लस 3 गुना 1 यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 144. एंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 144 56 BA. फिर आता है न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम डिके एट रेफ टू न्यूक्लियाई ऑफ द थोरियम एंड हीलियम. देन आंसर आ जाएगा ऑप्शन है द हीलियम न्यूक्लियस इज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस. हम जानते हैं कि U-23892 इक्वल टू थोरियम 23892 He4 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ हीलियम मोमेंटम वी हैव momentum of thorium is equal to momentum of helium is equal to P. At the kinetic energy of the element K is equal to P square by 2m. M is the mass of the element. तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by M. तो M थोरियम का ज़्यादा कम होता है M हीलियम से और काइनेटिक एनर्जी हीलियम का ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी थोरियम से.
फिर आता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लिथियम and the He nuclei are 5.6 MeV and 7.06 MeV respectively. In the nuclear reaction, the value of the Q released, the binding energy of the 1H1 is around 0 and also not given the question, so we cannot ignore it. So Q is equal to 2 into 4 guna 7.06 minus 7 guna 5.60, the 2 EBN of He minus EBN of the Li. तो 8 गुना 7.06 माइनस 1 गुना 5.60 तो कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आ जाएगा 17.3 MeV. तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 17.3 MeV. फिर आता है certain mass of the hydrogen is changed to helium by the process of the fusion. The mass defective in the fusion reaction is 0.02866 U. The energy liberated पर U कितना हो जाएगा? तो गिवन डेल्टा एम दिया 0.02866 U. एनर्जी लिबरेटेड होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो एनर्जी लिबरेटेड पर यू हो जाएगा 0.02866 को 231/4 यानी 226.1 बाई 4 MeV यानी EB बाई ए. तो 0.6615 MeV. आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन सी 6.615 MeV. फिर आता है कि फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज तो काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ टू ओवरकम द Coulomb repulsion between the nuclei. Fusion reaction takes place at high temperature because kinetic energy high enough to overcome the Coulomb repulsion between the nuclei. अगला क्वेश्चन है कि the mass of the lithium 73 nucleus is 0.042 U less than the sum of the mass of all the nucleons. The binding energy per nucleon of the lithium 73 nucleus finally तो 1 m हम जानते हैं कि m इक्वल टू 1 दिया है, इक्वल टू 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है. इज इक्वल टू होता है 931 MeV. 1 इज इक्वल टू 931 MeV. तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 0.042 गुना 931 यानी 39.10 MeV. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा 39.10/7 यानी कि 5.6 MeV. आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन बी 5.6 MeV. फिर आता है a nucleus XAZ has the mass represented by the MAZ if MP and Mn denote the mass of the proton and the neutron respectively and B the binding energy in MeV then तो आंसर आएगा ऑप्शन बी कि बी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर. और बी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर. डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है जेड एम पी प्लस एन एम माइनस एम ए जेड. और बी इज इक्वल टू होता है जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर. और बी इज इक्वल टू होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर. तो एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस जेड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स. फिर आता है the binding energy of the neutron is 2.2 MeV and that of the helium is 28 MeV. If the two neutrons are used to form the one He4K2 then the energy related कितना हो जाएगा? तो reaction can be written as 2 2 तो He4 आ जाएगा plus energy. The energy released in the reaction is the difference of the binding energy of the daughter and the parent nuclei. Hence the energy released is equal to हो जाएगा binding energy of the He4 minus 2 into binding energy of the 2H1 यानी 28 minus 2 2.4 यानी 23.6 MeV. आंसर आएगा ऑप्शन बी 23.6 MeV. फिर आता है कि in any fission process the ratio of the mass of the fission products by mass of the parent nucleus कितना हो जाएगा? आंसर आएगा in fission process when the parent nucleus breaks into daughter nucleus then some mass is lost in the form of the energy. और if the mass of the fission product is less than the mass of the parent nucleus the mass of the fission product is less than the mass of the parent nucleus is less than 1 आएगा. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए कि less than आ जाएगा 1. फिर आता है कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर इज इम्पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज देन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द मिडल न्यूक्लियर्स होता है फ्रॉम द ए बराबर 20 टू ए बराबर 56 इन मैक्सिमम. हेंस दीज आर मोर स्टेबल. As the mass number increases, the binding energy per nucleon gradually decreases, and ultimately binding energy per nucleon of the heavy nuclides, such as the uranium, is comparatively low. Hence, these nuclides are relatively unstable, so they can be finite easily. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी decreases with mass number at high mass numbers. फिर आता है कि in the reaction H21, H31, He242, N10 if the binding energy of the H21, H31 and the He42 are respectively A, B and C in MeV, then energy in the MeV released in this reaction कितना हो जाएगा? तो given binding energy of the H21 plus H31 A plus B and binding energy of He42 is C दिया हुआ. In a nuclear reaction the reactant nucleus is more stable than the reactant. Hence the binding energy of the He42 will be more than the H21 and the H31. Thus the energy released per nucleon is equal to reactant binding energy. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा C माइनस A प्लस बी यानी C माइनस A माइनस बी. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी C माइनस A माइनस बी. अगला क्वेश्चन है इफ MP denotes the mass of the proton and Mn denotes the mass of the neutron, a given nucleus of the binding energy B contains Z protons and N neutrons, then the mass number M and Z of the nucleus कितना हो जाएगा? तो जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग N न्यूट्रॉन्स एंड Z प्रोटॉन्स विच B इक्वल टू NMN प्लस ZMP माइनस M NZ इंटू C स्क्वायर. तो B बाई C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
नंबर ऑफ n इंटू एम एन प्लस जेड इंटू एम पी माइनस एम इंटू एन जेड, तो एम एन जेड हो जाएगा एन एम एन प्लस जेड एम पी माइनस बी बाई सी स्क्वायर। तो आंसर पड़ेगा क्या? आंसर पड़ेगा ऑप्शन सी, एम एन जेड प्लस एन एम एन प्लस जेड एम पी माइनस बी बाई सी के स्क्वायर। फिर आता है कि इफ इन द न्यूक्लियर फ्यूजन process the mass of the fusing nuclei be m1 and m2 and that of the mass of the resulting nuclei be m3, तो आंसर आएगा सी कि m3 less than m1 plus m2 in a nuclear fusion when two light nuclei of the different masses are combined to form a stable nucleus, then some mass is lost and appears in the form of the energy called the mass defect. For the mass of the resulting nucleus is always less than the sum of the masses of the initial nuclei, तो m3 लेस देन हो जाएगा m1 प्लस m2। फिर आता है कि सोलर एनर्जी इज मेनली कॉल्ड ड्यू टू, तो इसमें आता है ऑप्शन है fusion of the protons during the synthesis of the heavier element. In the sun, huge amount of energy produced due to the fusion of 4 protons into a helium nucleus according to the reaction. The mass of the proton is 1.0013 U and that of neutron is 1.087 U. जहाँ यू जो एटॉमिक मास यूनिट है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द He4 कितना हो जाएगा? तो He42 contains 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, सो मास ऑफ द 2 प्रोटॉन्स है 2 एनर्जी 1.0013 यानी 2.0146 U, और मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 गुना 1.0081 यानी 2.0114 U। टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 4.032 U। मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा 4.0015 U। This mass defect is lacking in the mass in the forming the helium nucleus from the 2 protons and 2 neutrons, so delta M mass defect is equal to हो जाएगा 4.03 U minus 4.0015 U यानी 0.0305 U। We know that 1 U is equal to no effective MeV। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम गुना नॉन इफेक्टिव, तो 0.0305 नॉन इफेक्टिव यानी आ जाएगा 28.4 MeV। तो आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन ए 28.4 MeV। नेक्स्ट फिर आता है कि when a deuterium is bombarded on the oxygen 50 nucleus and alpha particle emitted, then the product nucleus कितना हो जाएगा? तो let the unknown product nucleus be XYZ. The reaction can be written as O15 plus H deuterium XAZ plus helium 42. Conservation of the mass number between the product and the reactant of the every reaction is 15 plus 2 is equal to A plus 4, it A is equal to आ जाएगा 14. Conservation of the atomic number between the reactant and the products of the every reaction 8 plus 1 is equal to Z plus 2, तो Z is equal to आ जाएगा 7. Then the unknown product nucleus is nitrogen N147. Fusion reaction can take place at high temperature यानी 10 के ऊपर 8 केल्विन के आसपास and very high pressure which can be provided at sun or by fusion of an atomic bomb. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी N147। फिर आता है which of the following are suitable for the fusion process, तो ऑप्शन ए लाइट न्यूक्लियाई। Binding energy for light nuclei is less than 20 is much smaller than the binding energy for the heavier nuclei. This is the process that is used for the fusion. When two light nuclei combine to form a heavier nuclei, the process is called a nuclear fusion. The union of the two light nuclei into the heavier nuclei can also lead to a transfer of the mass and consequent liberation of the large amount of the energy. फिर आता है कि in a nuclear fusion process energy is lead। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because the total binding energy of the products formed due to the nuclear fusion is more than the parent fusible material. In the nuclear process, energy is lead if the binding energy per nucleon of the daughter products gets increased. In nuclear fusion reaction, total binding energy of the products formed due to the nuclear fusion is more than the parent fusible material. फिर एक if mp and mn are masses of the protons and the neutron respectively, an element of the mass m has the z protons and the n neutrons, then तो आंसर होगा ऑप्शन सी कि m जो होगा वो लेस होगा z mp प्लस m n mn से। When the nucleus is formed, then the mass of the nucleus is slightly less than the mass of the number of protons and neutrons, तो m जो होगा लेस होगा z mp प्लस n mn से। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दी, तो ये होता है बी लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Niels Bohr and J. Wheeler explained the nuclear fusion on the basis of the liquid drop model of the nucleus. The uranium-235-92 nucleus behaves like a liquid drop and owing to the surface tension perfectly spherical in the shape. When the neutron strikes the nucleus, some energy called the excitation energy imparted to the nucleus, or the phenomena of the surface tension try to keep the nucleus spherical in the shape, whereas the excitation energy try to deform it. Due to the struggle between the surface tension and the excitation energy, the oscillation are set up inside the compound nucleus. As a result, the nucleus get deformed from the spherical shape to the ellipsoidal and then to the dumbbell as well, till the Coulomb's repulsive force between the protons succeed in tearing the two bells apart. फिर आता है complete the equation for the following fusion reaction, तो U35 प्लस एक न्यूट्रॉन देगा Fr90 38 और जिनॉन 143 54 प्लस 3 न्यूट्रॉन देगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। सही है।
फिर आता है फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन टू बी कम्प्लीटेड द मास नंबर एंड द चार्ज नंबर ऑन द बोथ साइड फॉर बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर आता है कि इन ए फ्यूजन रिएक्शन U3692 एक होता 177 बाई होता 177 n प्लस n। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द एक्शन बाई 8.5 MeV एंड वेयर U36U इज 1.6 MeV। टोटल एनर्जी लेबोरेटरी कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर है कि ऑप्शन हो जाएगा बी 200 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फिनेबल न्यूक्लियस हो जाएगा 236 गुना 1.6 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 17 गुना 8.5 प्लस 117 गुना 8.5 यानी 2 गुना 117 गुना 8.5। Hence the net binding energy equal to binding energy of the product minus binding energy of the finished nucleus, the 200 MeV। Thus in the fusion of the uranium nearly 200 MeV energy is released होता है। फिर आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हैवी वाटर को यूज करते हैं। मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हेवी वाटर ग्रेफाइट और बेरिलियम क्या क्या होता है, हेवी वाटर ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मॉडरेटर। हेवी वाटर इज द बेस्ट मॉडरेटर। In an ordinary uranium reactor, plutonium Pu-239 is produced, which is a better finnable material than the uranium-235. It is a heavy isotope of the uranium। फिर आता है कि heavy water used as a moderator in the nuclear reactor। The function of the moderator क्या होता है, तो ऑप्शन है डी to slow down the neutrons to the thermal energy। The function of the moderator is to slow down the fast moving secondary neutrons produced during the fusion, as a fusion reaction can only be initiated by the slow moving neutron। The material of the moderator should be light and it should not absorb the neutrons. Usually heavy water, graphite, deuterium and paraffin etc. can act as a moderator। These moderators are rich in the proton। फिर है कि if the binding energy per nucleon in the lithium-7 and the He4 nuclei are respectively 5.6 and 1.06 MeV, then the energy of the proton in the reaction कितना हो जाएगा, तो total binding energy of nucleons होता है lithium-7 5 गुना 5.6 यानी 39.2 MeV। टोटल बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है 4 गुना 7.606 गुना 2 यानी 56.48 MeV। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स इन द रिएक्शन कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी यानी 56.48 माइनस 39.20 यानी 17.3 MeV। आंसर कितना जाएगा 17.3 MeV, ऑप्शन डी। फिर आता है कि एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ ए सिंगल U3592 न्यूक्लियस इज 200 MeV। द फ्यूजन रेट ऑफ ए U35 प्रीलेटेड रिएक्टर ऑपरेटिंग एट ए पावर लेवल ऑफ द 5 वाट इज, तो फ्यूजन रेट इज इक्वल टू द टोटल न्यूक्लियर फ्यूजन बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर फ्यूजन। हेंस द टोटल न्यूक्लियर पावर हो जाएगा 5 वाट। तो एनर्जी लीटर पर फ्यूजन हो जाएगा 200 MeV। तो फ्यूजन रेट हो जाएगा 5/200 MeV यानी 5/200 गुना 1.6 गुना 10 माइनस 13 तो 1.5 गुना 10^11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 1.5 गुना 10^11 पर सेकंड। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस कितना होता है, तो 56 या फिर 26 हो जाता है, इसमें आ जाता है। फिर आता है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो 931 होता है। फिर सोलर एनर्जी किसका कारण होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन का कारण है जो हो जाता है। फिर आता है द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट, तो 8 MeV यानी कि ऑप्शन ए के कारण है जो हो जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर न्यूक्लियाई का NCERT। तो NCERT क्योंकि इसका देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ रीजन का बना के इसे पूछ सकता है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर NCERT कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर we have learned that in every atom the positive charge and the mass are densely concentrated at the center of the atom forming its nucleus. The overall dimensions of the nucleus are much smaller than those of an atom. Experiments on the scattering of the alpha particle demonstrated that the radius of the nucleus was smaller than the radius of an atom by a factor of 10^4. This means the volume of the nucleus is about 10^-12 times the volume of the atom. In other words, an atom is almost empty. If an atom is larger to the size of a classroom, the nucleus would be of the size of the pinhead. Nevertheless, the nucleus contains almost more than 99.9% of the mass of the atom. Does the nucleus have a structure just as the atom does? If so, what are the constituents of the nucleus? How are these held together? In this chapter, we will look for answer to such questions. We will discuss various properties of the nuclei such as their size, mass, and stability, and also associated nuclear phenomena such as the radioactivity, fission, and the fusion. फिर आता है atomic mass and the composition of the nucleus. So the mass of an atom is very small compared to the kilogram. For example, the mass of a carbon atom C12 is 1.99 गुना 10^-26 kg. Kilogram is not a very convenient unit of to measure the such a small quantity. Therefore, a different mass unit is used for the expression of the atomic mass. The unit is the atomic mass unit U, defined as 1/12 of the mass of the carbon 12 atom. According to the definition, 1 is equal to mass of the 1 C12 atom by 12, यानी 1.99 गुना 10^-26 kg by 12. तो 1.66 गुना 10^-27 kg. The atomic mass of the various elements expressed in atomic mass unit U are equal to the being integral multiple of the mass of the hydrogen atom. There are, however, many striking exceptions to this rule. For example, the atomic mass of the chlorine atom is 35.46 U. Accurate measurement of the atomic mass is carried out with a mass spectrometer. The
Measurement of the atomic mass reveals the existence of a different type of the atoms of the same element which exhibit the same chemical property but differ in the mass. Such atomic species of the same element differing in the mass are called isotope. In the Greek, isotope means the same place. That means they occur in the same place in the periodic table of the elements. It was found that practically every element consists of a mixture of the several isotopes. The relative abundance of the different isotopes differs from the element to element. Chlorine, for example, has two isotopes having the mass 34.98, 36.98 U, which are nearly integral multiple of the mass of the hydrogen atom. The relative abundance of these isotopes are 25.4 and 24.6% respectively. Thus, the average mass of the chlorine atom is obtained by the weighted area of the mass of the two isotopes, which work out to be 35.47 U. और इसको है जो बहुत पहले पूछा था एक बार, which agree with the atomic mass of the chlorine. Even the lightest element hydrogen has a three isotope having the mass of 1.0018 U, 2.0141 U, and 3.0160 U. The nucleus of the lightest atom of the hydrogen, which has a relative abundance of 99.985%, is called the proton. The mass of the proton is mp is equal to 1.00727 U, and 1.612 another for minus 21 kg. This is equal to the mass of the hydrogen atom minus the mass of the single electron, m is equal to 0 minus 0.0055 U. The other two isotopes of the hydrogen are called the deuterium and the tritium. Tritium nuclei, being unstable, do not occur naturally and are produced artificially in the laboratory. The positive charge in nucleus is that of the proton. A proton carries out 1 unit of the fundamental charge and is stable. It was earlier thought that a nucleus may contain electrons, but this was ruled out later using the arguments based on the quantum theory. All the electrons of an atom are outside the nucleus. We know that number of these electrons outside the nucleus of the atom is Z, atomic number. The total charge of the atomic electron is thus minus Z square, and since the atom is neutral, the charge of the nucleus is plus Zd. The number of the protons in the nucleus of the atom is therefore exactly Z, the atomic number. फिर आता है discovery of the neutron. So since the nuclei of the deuterium and the tritium are isotope of the hydrogen, they must contain one proton each. But the mass of the nuclei of the hydrogen, deuterium, and the tritium are in the ratio of 1:2:3. Therefore, the nuclei of the deuterium and tritium are must contain, in addition to a proton, some neutral matter. The amount of the neutral matter present in the nuclei of the isotope expressed in the neutral of the mass of the proton is approximately equal to 1 and 2 isotopes respectively. This fact indicates the nuclei of the atoms contains, in addition to the protons, neutral matter in multiples of a basic unit. The hypothesis was verified in the 1932 by the James Chadwick, who observed emission of the neutral irradiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. Alpha particles are the helium nuclei to be discussed later in the section. It was found that this neutral radiation could knock out protons from the light nuclei such that those of the helium, carbon, and nitrogen. The only neutral radiation known at that time by the proton electromagnetic induction application to the principles of the conservation of energy and the momentum, for that if neutral radiation consisted of the protons, the energy of the protons would have way much higher than the available from the bombardment of the beryllium nuclei with alpha particles. The clue of this puzzle with Chadwick's perspective solved by to assume that a neutral radiation consists of a new type of the neutral particles called the neutrons. From the conservation of the energy and the momentum, he was able to determine the mass of the new particle as very nearly the same as the mass of the proton. The mass of the neutron is now known to be very high degree of accuracy. It is mn is equal to 1.00866 U, यानी 1.6149 गुना 10 का पावर minus 21 kg. Chadwick was awarded the prize in the physics for the discovery of the neutron. A free neutron, unlike a free proton, is unstable. It decays into a proton, an electron, and an antineutrino, another elementary particle, and has a mean life of about 1000 seconds. It is, however, unstable inside the nucleus. The composition of the nucleus can be now be designed using the following terms and the symbol. Z equal to the atomic number, A is equal to number of protons, फिर आता है n न्यूट्रॉन, कैपिटल N है न्यूट्रॉन नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, A है जो मास नंबर है, Z प्लस N टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. फिर आता है कि वन कैन also use the term nucleon for a proton or a neutron. Thus the number of the nucleon in an atom is its mass number A. Nuclear species or nuclides are formed by the notation XYZ, where X is the chemical symbol for the species. For example, the nucleus of gold is denoted by AU197A79. It contains 197 nucleons, of which 29 are protons and the left 118 are neutrons. फिर आता है the composition of the isotope of an element can now be readily explained. The nuclei of the isotope of a given element contain the same number of the proton but differ from each other in the number of their neutrons. Deuterium 2H1, which is isotope of the hydrogen, contains one proton and the one neutron. In the other isotope tritium 3H1 contains one proton and the two neutron. The element has the gold 32 isotope ranging from A73 to A = 4. We have already mentioned that chemical property of the element depend on their atomic electronic structure
As the atoms of the isotope have the identical electronic structure, they have identical chemical behavior and are placed in the same location in the periodic table. All nuclides with the same mass number A are called isobars. For example, the nuclides 3H1 and 3He2 are isobars. Nuclide with same neutron number n but different atomic number Z, for example, HgF98 and AuF97 are called as the isotones. और इसको पहले पूछा था. फिर आता size of the nucleus. So as we have seen in the chapter 12, Rutherford was by the pioneer who postulated and established the existence of the atomic number nucleus. At Rutherford's suggestion, Giger and Mendelssohn performed their classic experiment on the scattering of the alpha particles from the thin gold balls. Their experiment revealed that distance of the closest approach to a gold nucleus of an alpha particle of kinetic energy 5.5 MeV is about 4 गुना 10⁻14 meter. The scattering of the alpha particle by the gold field could be understood by the Rutherford by assuming that the Coulomb repulsive force by slowly responsible for scattering. Since the positive charge is confined to the nucleus and the actual size of the nucleus had to be less than the 4 गुना 10⁻14 meter. If you use the alpha particle of the higher energy than the 5.5 MeV, the distance of the closest approach to the gold nucleus will be smaller, and at some point the scattering will begin to affected by the short range of the nuclear forces and differ from the Rutherford calculation. Rutherford calculations are based on the pure Coulomb repulsion between the positive charge of the alpha particle and the gold nucleus. From the distance at which the diffusion set in nuclear size can be inferred. By performing the scattering experiment in which the fast electrons inside of the alpha particles are projectiles that bombard the target made up of the various elements, the size of the nuclei of the various elements have been accurately measured. It has been found that a nucleus of the mass number A has a radius of r equal to r0 a के power 1/3, where r0 equal to 1.2 गुना 10⁻15 मीटर, यानी 1.2 फर्मी या वो 1 फर्मी में होता है 10⁻15 मीटर. This means that the volume of the nucleus which is proportional to the r के power 3 is proportional to the thus the density of the nucleus is constant independent of the for all nuclei. Different nuclei are like a drop of the liquid of the constant density. The density of the nuclear matter is approximately 2.3 गुना 10⁻17 kg per meter cube. The density is very large compared to the ordinary matter, say water, which is 10⁻3 kg per meter cube. This is why unstable, as we have already seen. Most of the atom is empty. Ordinary matter consisting of the atoms has a large amount of the empty space. The ratio of the mass density of the calcium 40 and the oxygen 16 is close to the 1. फिर आता है given the mass of the iron nucleus is 55.85 U and A is equal to 56, find the nuclear density. So the density of the matter in the neutron of starts an astrophysical object. तो यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा कितना 2.29 गुना 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. एम एफ यू है 55.85, यू डी है 9.27 गुना 10⁻27 kg. और इसको देखो कितना बार पूछा है. तो न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम यानी कि 9.27 गुना 10⁻26 बाई 4π/3 इंटू 1.2 गुना 10⁻15 का क्यू गुना 1/56. तो आ जाएगा 2.29 गुना 10⁻17. कहने का मतलब 10⁻17 kg per meter क्यूब के ऑर्डर में होता है न्यूक्लियर डेंसिटी और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. द डेंसिटी ऑफ द मैटर इन द न्यूट्रॉन of stars object is comparable to the density. This shows that matter in the object has been compressed to such an extent that they resemble a big nucleus. फिर आता है mass energy and the nuclear binding energy. तो mass energy, so that his theory of the special relativity that is necessary to treat mass as another form of the energy. Before the advent of this theory of special relativity, it was presumed that mass and energy were conserved separately in a reaction. However, for that mass is another form of energy, and one can convert the mass energy into another form of energy, so kinetic energy and vice versa. Give the famous mass energy equivalence is equal to mc square. Here, the energy equivalent of the mass m is related to the above equation, and c the velocity of light in the vacuum, and is approximately equal to the 3 गुना 10 के power 8 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. तो E इज इक्वल टू 10⁻³ गुना 3 गुना 10 के पावर 8 के स्क्वायर यानी E इज इक्वल टू 10⁻³ गुना 9 गुना 10 के पावर 16 यानी 9 गुना 10 के पावर 13 जूल. Thus, if 1 gram of matter is converted to energy, there is a release of enormous amount of the energy. फिर आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मास एनर्जी रिलेशन हैज बीन अचीव्ड बाय द स्टडी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन amongst the nucleons, nuclei, electrons, and other more recently discovered particles. In a reaction, the conservation of the energy states that the initial energy and the final energy are equal, provided the energy associated with the mass is also included. The concept is important in understanding the nuclear masses and the interaction of the nuclei with one another. This they form the subject matter of the next few sections. फिर आता है nuclear binding energy. So in the section 13.2, we have seen that nucleus is made up of neutrons and the protons. Therefore, it may be expected that mass of the nucleus is equal to the total mass of the individual protons and the nucleons. However, the nuclear mass is found to be always less than this. For example, let us consider
O15 a nucleus which has 8 neutrons and 8 protons. We have mass of the 8 neutrons is equal to 1.008666 U. Mass of 8 protons is equal to 1.0727 U. Mass of 8 electrons is equal to 0.0055 U. Therefore, the expected mass of the O15 nucleus is 2.01 and 15.12744 U. The atomic mass of the O15 U found from the mass spectrometric experiment is shown to be 15.9943 U. Subtracting the mass of the 8 electrons, 0.005 U. From this, we get the experimental mass of the O15 nucleus to be 15.99053 U. Thus, we find that mass of the O15 nucleus is less than the total mass of the constituent by the 0.1369 U. The difference in the mass of the nucleus and its constituent delta M is called the mass defect, and again by delta M is equal to ZMP minus A minus ZMP plus A minus Z Mn minus M. What is the meaning of the mass defect? What is the meaning of the mass defect? It is here that equivalence mass of the energy play a role. Since the mass of the oxygen, और इसको यहाँ से भी कितना बार क्वेश्चन है जो पूछ चुका है, तो since the mass of the oxygen nucleus is less than the sum of the mass of the constituent 8 protons and 8 neutrons, it is unbound state. The equivalent energy of the oxygen nucleus is less than that of the sum of the equivalent energy of the constituent. If one wants to break the oxygen nucleus into 8 protons and 8 neutrons, this extra energy delta M squared had to be supplied. This energy required EB is related to the mass defect by EB is equal to delta M by into C square. So the question is find the energy equivalent of one atomic mass unit, first in the joule and then in the MeV. Using this, we express the mass defect of 16 in the MeV C square. So 1 is equal to 1.605 into 4 minus 21 kg. To convert into the energy units, we multiply it by C square and find that energy equivalent is equal to 1.605 into 4 minus 21 गुना 2.99 गुना 4 by 8 k square kg meter square per second square. तो यहाँ पर 931.5, तो 1 is equal to 931.5 MeV square. तो for delta M is equal to 0.13961 U and 127.5 MeV by C square. Thus the energy needed to separate the O15 into the constituent is thus 127.5 MeV by C square. फिर आता है if a certain number of neutrons and the protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and the mass, and energy EB will be released in this process. The energy EB is called the binding energy of the nucleus. If we separate a nucleus into its nucleons, we would have to supply a total energy of the EB to those particles. Although we cannot tear apart nucleus in its base, the nuclear binding energy is a still convenient measure of how well a nucleus is held together. A more useful measure of the binding energy between the constituent of the nucleus is the binding energy per nucleon EBN, which is the ratio of the binding energy EB of a nucleus to the number of nucleons A in the nucleus. So EBN is equal to EB by A. We can think of the binding energy per nucleon as the average energy per nucleon needed to separate a nucleus into its individual nucleons. Figure 13.1 is a plot of the binding energy per nucleon EBN versus the mass number A for a large number of nuclei. We notice the following main feature of the plot. The binding energy per nucleon EBN is practically constant and is practically independent of the atomic number of the nuclei of the middle mass number 30 A or 120. The curve has a maximum about 8.15 MeV for A equal to 56 and a value of 1.6 MeV for A equal to 238. अब यहाँ पर दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन MeV और यहाँ पर दिया हुआ है मास नंबर A. तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ द मास नंबर है जो दिखाया हुआ है. फिर यहाँ पर आता है कि EBN is lower for both light nuclei A is less than 30 and heavy nuclei A is greater than 120. फिर आता है कि we can draw the same conclusion for these two observations. The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of the few MeV per nucleon. The constancy of a binding energy in the range of 30 F 120 is a consequence of the fact that nuclear force is short-ranged. Consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. It will be under the influence of only some of the neighbors which come within the range of the nuclear force. If any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force from the particular nucleon, it will have no influence on the binding energy of the nucleons. Under the consideration, if nucleon can have a maximum of P neighbors within the range of the nuclear force, its binding energy would be proportional to P. Let the binding energy of nucleons be pk, where the k is a constant, being the nucleons of dimensions of the energy. If we increase a by the adding the nucleons, they will not change the binding energy of the nucleons inside, since most of the nucleons is a large nucleus reside inside it and not on the surface. The range in the binding energy per nucleon would be small. The binding energy per nucleon is constant and is approximately equal to pk. The property has a given of a given nucleon
Influence where the only nucleons flow to it also referred to as the saturation property of the nuclear pores. A very heavy nucleus, say A is equal to 240, has lower binding energy per nucleon compared to that of a nucleus with A is equal to 120. Thus, if a nucleus A is equal to 240 breaks into two A is equal to 120 nuclei, nucleons get more tightly bound. This implies energy would be lead in the process. It has very important implication for the energy production, though fusion to be discussed here. Consider two very light nuclei, A less than 10, A less than equal to 10, joining to form a heavier nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. This means that the final system is more tightly bound than the initial system. Again, the energy would be released in such a process of the fusion. This is energy force of the fun to be discovered. फिर आता है टॉपिक एक है न्यूक्लियर फोर्सेज. So the force that determines the motion of the atomic electrons is the family of Coulomb force. In the section 13.4, we have seen that for the average mass of nuclei, the binding energy per nucleon is approximately 80 million electron volt, which is much larger than the binding energy in the atoms. Therefore, to bind a nucleus together, there must be a strong attractive force for a totally different kind. It must be strong enough to overcome the repulsion between the positively protons and to bind with the protons and neutrons into the tiny nuclear volume. We have already seen that the constancy of the binding energy per nucleon can be understood in terms of the short range. Many features of the nuclear binding force are summarized below. These are obtained from a variety of the experiments carried out during the 1930 to 1950. The nuclear force is much stronger than the Coulomb force, acting between the large charge of the gravitational force between the masses. The nuclear binding force has to dominate over the Coulomb repulsive force between the protons and inside the nucleon. This happens only because the nuclear force is much stronger than the Coulomb force. The gravitational force is much stronger than the even Coulomb force. The nuclear force between the two nucleons falls rapidly to zero as the distance is more than a few femtometers. This leads to the saturation of the force in the medium or a large side nucleus, which is region for the constancy of the binding energy per nucleon. A rough plot of the potential energy between the two nucleons as a function of the distance. The potential energy is the minimum of the distance r naught of about 0.8 Fermi. This means that the force is attractive for distance slide in 0.8 Fermi and repulsive they are separated by distance less than 0.8 Fermi. फिर यहाँ पर दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ न्यूक्लियंस इन ए फंक्शन ऑफ द सेपरेशन फॉर ए सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड फॉर सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव. यहाँ पर दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी एम और यहाँ पर दिया हुआ आर एफ एम. इसके बाद फिर आता है कि द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड द प्रोटॉन आर अप्रोक्सीमेटली द सेम. द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज. Unlike the Coulomb law or the Newton's law of the gravitation, there is no simple mathematical form of the nuclear force. अब एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी. तो Becquerel discovered radioactivity in 1896 purely by accident. While studying the fluorescence and the fluorescence of the compound irradiated with visual light, Becquerel observed an interesting phenomena. After illuminating the some piece of the uranium potassium sulfate with visual light, he wrapped them in the black paper and separated the package from a photographic plate by a piece of the silver. When after several hours of the exposure, the photographic plate was developed, it showed blackening due to the something that must have been emitted by the compound and was able to penetrate both black paper and the silver. Experiment performed subsequently showed that radioactivity as a nuclear phenomenon in which the unstable nucleus undergoes a decay. This is referred to as the radioactive decay. The three types of the radioactive decay occur in the nature. Alpha decay, in which the helium nucleus He4 is emitted. Beta decay, in which the electrons or proton particles with the same mass as electrons but with a charge directly opposite to that of electron are emitted. Or gamma decay, in which the high energy hundreds of the keV or more photons are emitted. फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी. तो द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN given in the figure 13.1 has a long flat middle region between neighbor 30 and neighbor 170. In this region, the binding energy per nucleon is nearly constant, 8 million electron volt. For the lighter nuclear region, A is less than 30, and for the heavier nuclear region, A is greater than 40. The binding energy per nucleon is less than 8 million electron volt, as we have noted earlier. Now the greater the binding energy, the less is the total mass of a bond system such as a nucleus. Consequently, if nuclei with less total binding energy transform to a nucleus with greater binding energy, there will be net release. This is what happens when a heavy nucleus decays into two or more intermediate mass fragments fusion, or when the light nucleus fuse into heavier nucleus fusion. Exothermic chemical reaction underlie conventional energy sources such as the coal or the petroleum. Here the energy involved in the range of the electron volts. On the other hand, in the nuclear reaction, the energy release is of the order of the MeV. Thus, for the same quantity of the matter, nuclear sources produce a million times more energy than a chemical sources. Fusion of the 1 kg of the uranium, for example, generates 10 के power 14 joule of the energy, compared with the burning of the 1 kg of the coal that gives 10 के power 7 joule.
अब बात करते हैं फ्यूजन की। तो न्यू पॉसिबिलिटी इमर्ज व्हेन वी गो बियॉन्ड द नेचुरल radioactive decay and study nuclear reaction by bombarding nuclei with other nuclear particles such as the proton, neutron, alpha particle, etc. A most important neutron induced nuclear reaction is fusion. An example of the fusion is when uranium isotope U-3592 bombarded with a neutron breaks into two intermediate mass nuclear fragments. The same reaction can produce the other pairs of the intermediate mass fragments, or as another example, the fragment products are radioactive nuclei. They emit beta particles in the succession to achieve the stable end products. The energy lead, the Q value in the fusion reaction of the nuclei, like the uranium, is of the order of 24 MeV per fusion nucleus. This is estimated as follow. Let us take a nucleus with A equal to 240 breaking into two fragments which A is equal to 120. Then EBN for the A by 240 nucleus is about 1.6 MeV. EBN for the 2A 120 fragments nuclei is about 8.5 MeV. Gain in the binding energy for nucleon is about 0.9 MeV. Hence the total gain in the binding energy is 240 गुना 0.9 is equal to 216 MeV. So the different energy in the fusion events first appear as the kinetic energy of the fragments and the neutrons. Eventually it is transferred to the surrounding matter, this appearing in the heat. The source of the energy in the nuclear reactor which produces electricity in the nuclear fusion. The norm of energy released in the atom come from the uncontrolled nuclear fusion. Fission है, फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन विद द स्टार्स। तो अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन द स्टार। तो कहता है कि व्हेन द टू लाइट nuclei fuse to form a larger nucleus, nuclear energy is released. Since the larger nucleus is more tightly bound, as seen from the binding energy of the curve. Some examples of such energy liberating nuclear fusion reactions are 1H1. 1H1 is equal to 2H1 plus E proton plus mu plus 0.42 MeV. 2H1 plus 2H1 is equal to 3He plus N plus 3.25 MeV, or 2H1 plus 2H1 3H1 plus H1 4.03 MeV. In the first reaction, the two protons combine to form a deuteron, a proton with a release of 0.42 MeV energy. In the reaction, two deuterons combine to form one light isotope of the helium. In the reaction, two deuterons combine to form a tritium and the triton and the proton. For fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that an attractive short-range nuclear force is able to affect them. However, since they are both positively charged particles, they experience Coulomb repulsion. Then they therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. The height of the barrier depends upon the charge and the radii of the two interacting nuclei. It can be shown, for example, that the barrier height for the two protons is 4 keV and height for the higher for the nuclei with the higher class charges. We can estimate the temperature at which the two protons in a proton gas would eventually have enough energy to overcome the Coulomb barrier. So 3/2 kT is equal to K is equal to 400 kV, which gives T directly proportional T लगभग 3 गुना 10⁹ Kelvin. When fusion is achieved by raising the temperature of the system so that the particles have the enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive behavior is called the thermonuclear fusion. Thermonuclear fusion is the source of the energy output in the interior of the star. The interior of the star has a temperature of 1.5 गुना 10⁵ Kelvin, which is considerably less than the estimated temperature required for the fusion of the particles of the average energy. Clearly, fusion in the sun involves protons whose energy are much above the average energy. The fusion of reaction in the sun is multiple-step process in which the hydrogen is burned into the helium. Thus, the fuel in the sun is the hydrogen in its core. The proton-proton cycle by which the occur is represented by the flowing set of the reaction. 1H1 plus 1H1 is equal to 2H1 plus E plus B plus 0.42 MeV. E plus E minus is equal to gamma 1 plus gamma 1 plus gamma plus 1.102 MeV, or 2H1 plus 1H1 is equal to He3 gamma plus 5.49 MeV. फिर He3 is equal to 4 H1 12.86 MeV. For the fourth reaction to occur, the first three reactions must occur twice, in which case two light helium nuclei unite to form ordinary helium nucleus. If we consider combination, the net effect is 4H1 plus 2 is equal to 4He plus 2B plus 6 gamma plus 26.1 MeV, or 4H1 plus 4 is equal to 4He plus 2E यानी 2B plus 6 gamma plus 26.7 MeV. Thus, 4 hydrogen atoms combine to form the 4He2 atom with a release of the 26.1 MeV of energy. Helium is not only the element that can be synthesized in the interior of the star, as the hydrogen in the core gets depleted and becomes helium. The core starts to cool. The stars begin to collapse under its own gravity, which increases the temperature of the core. If this temperature increases to about 10⁸
Kelvin, fusion takes place again, this time of the helium nuclei into the carbon. This kind of the process can generate the fusion higher and higher mass number elements, but elements more massive than those near the peak of the binding energy curve cannot be produced. फिर आता है the age of the sun is about 5 गुना 10⁹ year and it is estimated that there is enough hydrogen in the sun to keep it going for another 5 billion years. After that, hydrogen burning will stop and the sun will begin to cool and will start to collapse under the gravity, which will raise the core temperature. The outer envelope of the sun will expand, turning it into the so-called the red giant. फिर आता है controlled thermonuclear fusion. So the natural thermonuclear fusion process in the star is replicated in the thermonuclear fusion device. In the controlled fusion reactor, the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel to temperature in the range of the 10⁸ Kelvin. At this temperature, the fuel of a mixture is positive ions and the electrons plasma. The challenge is to confine the plasma since no container can withstand such a high temperature. Special countries around the world, including India, are developing techniques in this connection. If successful, fusion reactors will hopefully supply almost unlimited power to the humanity. To answer the following question, are the equations of the nuclear reaction such as those in the section 3.13.7 balanced in the sense of a chemical equation? 2h2 plus O2 देता है 2h2, if not then Barth transfer balance on the both side. फिर आता है if both the number of the protons and the number of the neutrons are conserved on each nuclear reaction, in Barth way the mass converted into the energy or vice versa in the nuclear reaction. फिर आता है general impression is that mass energy indirect conversion takes place only in the nuclear reaction and never in the chemical reaction. This is strictly speaking incorrect. Explain. तो है कि chemical equation is balanced in the sense that the number of the atoms of each element is same on the both sides of the equation. A chemical reaction merely alters the original combination of the atoms. In a nuclear reaction, the elements may be transmuted. Thus, the number of the atoms of each element is not necessarily conserved in a nuclear reaction. However, the number of the protons and the number of the neutrons are both separately conserved in a nuclear reaction. Actually, even this is not effectively true in the realm of the very high energy, but it is strictly conserved in the total charge and the total baryon number. But not उसके बाद फिर आता है in a nuclear reaction, the number of the protons and the number of the neutrons are the same on the two sides of the equation. We know that binding energy of nucleus gives a negative contribution to the mass of the nucleus, mass defect. Now, since the proton number and the neutron number are conserved in the nuclear reaction, the total mass of the neutrons and the protons is the same on the other side of the reaction, but the total binding energy of the nuclei on the left side need not be same as that on the right hand side. The difference in the binding energy appears as energy lead or absorbed in the nuclear reaction. Since binding energy contributes to the mass, we say that difference in the total mass of the nuclei on the two sides get converted into binding energy, or vice versa. If it is in this sense that a nuclear reaction is an example of the mass energy interconversion. From the point of the view of the mass energy interconversion, a chemical reaction is similar to the nuclear reaction in the principle. The energy released or absorbed in a chemical reaction can be transferred to the difference in the chemical, not nuclear binding energy of the atoms and the molecules of the two sides of a reaction. Since strictly speaking, chemical binding energy also gives a negative contribution mass defect to the total mass of the atom or the molecule. We can equally say that difference in the total mass of the atom for the molecules on the two sides of the chemical reaction gets converted into energy or vice versa. However, the mass defect involved in the chemical reaction are almost a million times smaller than those in the nuclear reaction. This is the reason for the general impression, which is incorrect, that mass energy interconversion does not take place in a chemical reaction. फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि an atom has a nucleus. The nucleus is positively charged. The radius of the nucleus is smaller than the radius of atom by a factor of 10⁻⁴. More than 99.4% of the atom is concentrated in the nucleus. On the atomic scale, mass is measured in the atomic mass unit U. By definition, one atomic mass unit 1 is equal to 1/12th mass of the one atom of the 12C. 1 is equal to 1.6 × 10⁻⁻27 kg. A nucleus contains a neutral particle called a neutron. Its mass is almost the same as that of the proton. The atomic number Z is the mass number of the proton in the atomic nucleus of an element. The mass number A is the total number of the protons and the neutrons in the atomic nucleus. A is equal to Z plus N. Here N denotes the number of neutrons in the nucleus. A nuclear species or a nuclide is represented as XAZ. Here X is the chemical symbol of the species. Nuclides with the same atomic number Z but different neutron number N are called isotopes. Nuclides with the same A are isobars and those with the same N are the isotons. Most elements are mixture of the two or more isotopes. The atomic mass of an element is weighted average of the masses of the isotope and calculated in accordance with the relative abundance of the isotope. फिर आता है कि nucleus can be considered to be spherical in the shape and finite in the radius. Electron scattering experiments will allow determination of the nuclear radius. It is found that radii of the nuclei fit the formula R equal to R0 a power 1/3. Where R0 जो है constant है 1.2 Fermi. This implies that nuclear density is independent of the A. It is of the order of 10⁻⁷ kg per meter cube. Neutrons and protons are bound in nucleus by the short range of strong forces. The nuclear forces do not distinguish between the neutron and the proton. अब अगला है कि
The nuclear mass m is always less than the total mass delta sigma of its constituents. The difference in mass of the nucleus and its constituent is called the mass defect. So delta m is equal to the z mass of proton plus a plus z minus z mass of neutron minus m. तो मास एनर्जी रिलेशन देखें तो बी एक्सप्रेस दिस मास डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एट डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. Energy delta AB depends on the binding energy of the nucleus in the mass number range A to A बराबर 30 to above 120. The binding energy per nucleon is nearly constant, about 8 million electron volt per nucleon. Energy affected with the nuclear process are about a million times larger than the chemical process. The Q value of the nuclear process is Q is equal to the final kinetic energy minus initial kinetic energy. Due to the conversion of the mass energy alpha, this is also Q is equal to sum of the initial mass minus sum of the final mass into C square. Radioactivity is the phenomena in which the nuclei of a given species transformed by given out alpha, beta, or gamma rays. Alpha rays are the helium nuclei, beta rays are the electron, gamma rays are the electromagnetic radiation of the wavelength shorter than the X-ray. Energy is released when left tightly bound nuclei are transmuted into the more tightly bound nuclei. In fission, heavy nucleus of like 235 U-बांध में breaks into two smaller fragment. तो 235 U-बांध में एक न्यूट्रॉन से टकराएगा तो Fb 133 91 प्लस Nb 99 41 प्लस 4 न्यूट्रॉन बनाएगा. In fusion, lighter nuclei combine to form a larger nuclei. Fusion of the hydrogen nuclei into the helium nuclei is the source of the energy of the all stars including our sun. तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ डायमेंशंस. तो एटॉमिक मास को होता है कैपिटल एम, मतलब एटॉमिक मास को होता है एम और यूनिट होता है यू. यूनिट ऑफ द मास ऑफ द फ्यूजन एटॉमिक और न्यूक्लियर मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. फिर आता है डिफरेंटिएशन और डिके कांस्टेंट को होता है लैम्डा t-1 और f सेकंड इनवर्स. हाफ लाइफ को होता है t हाफ और t और f टाइम टेकन फॉर द डिके ऑफ द 1/2 ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल. मेन लाइफ को होता है टाइम और सेकंड टाइम एट विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैज बीन रिड्यूस्ड टू द e-1 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल को होता है r और t-1 बैकरल. तो मेजर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव फोर्स हो जाता है. फिर आता है इसमें कि द डेंसिटी of a nuclear matter independent of the size of the nucleus. The mass density of the atom does not follow this rule. The radius of the nucleus determined by the electron scattering is found to be slightly different from that determined by the alpha particle scattering. This is because electron scattering sends the charge distribution of the nucleus, whereas alpha and the similar particles send the nuclear matter. After for the equivalence of mass energy is equal to mc square, we cannot any longer speak of the separate laws of the conservation of the mass and the conservation of the energy, but we have to speak of a unified law of the conservation of the mass and energy. The most convincing evidence that this principle operates in the nature comes from the nuclear physics. It is central to our understanding of the nuclear energy and harnessing it is a source of the power. Using the principle Q of the nuclear process, decay or the reaction can be expressed also in the terms of the initial and the final masses. The nature of the binding energy per nucleon curve shows that exothermic nuclear reactions are possible when two light nuclei fuse or when a heavy nucleus undergoes fusion into nuclei into the intermediate mass. फिर आता है कि for fusion, the light nuclei must have sufficient initial energy to overcome the Coulomb potential barrier. That is why fusion reaction require very high temperature. फिर आता है कि although the binding energy per nucleon curve is smooth and flowy varying, it is fixed at nuclides like the He4, O16, etc. This is considered as evidence of the atom like the cell structure in nuclei. Electrons and protons are a particle-antiparticle pair. They are identical in the mass. Their charges are equal in the magnitude and opposite. It is found that when an electron and the proton come together, they annihilate each other, giving energy in the form of the gamma ray photons. Radioactivity is negation of the stability of the nuclei. Stability requires the ratio of the neutron to the proton to be around 1:1 for the light nuclei. The ratio increases to about 3:2 for the heavy nuclei. More neutrons are required to overcome the effect of the repulsion among the protons. Nuclei which are away from the stability ratio, that means nuclei which have an excess of neutrons or the protons are unstable. In fact, only about 10% of the known isotope of all elements are stable. Others have been artificially produced in the laboratory by the bombarding alpha, beta, D, N or other particles on the target of the stable nuclear species or identified in the astronomical observation of the matter in the universe. अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो FFPYQ का भी एक देख लेते हैं, लेकिन ये जो देख चुके हैं तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं. ऐसे देख लेते हैं. तो द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, तो मास नंबर होता है एटॉमिक मास नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फॉर हाइड्रोजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है 0. सो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हेंस मास नंबर इट होम टाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. फिर टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3. द रेशियो ऑफ द डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो A1:2 हो जाएगा 1/3.
The radii of Belleville ratio r not a के पावर 1/3 r not a के पावर a2 के पावर 1/3 यानी 1:3 के पावर 1:3 के पावर 1/3 हो जाएगा। तो डेंसिटी होता है a/4/3 पाई आर स्क्वायर यानी ρ1 + ρ2 = 1:1 होता है। फिर आता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय फैक्टर ऑफ अबाउट 10 के पावर 15 हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon vary with increase in the number of the nucleons, तो first increase and then decrease with increase in the mass number। फिर आता है fusion of nuclei is possible because of the binding energy per nucleon in them, तो for nuclei having age greater than 56 binding energy per nucleon gradually क्या होता है डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है which of the following are suitable for the fusion process, the nuclei of the light element have a lower binding energy than that of a elements of the intermediate mass, they are thereafter less stable, consequently the fusion of the light elements result in more stable nucleus। फिर energy lead in the nuclear fusion is due to the sum of converted into the energy। The average binding energy of nucleon in certain atomic mass is about the average binding energy per nucleon in the nuclei of the order of 8 million electron volt। If the nuclear force between two proton, two neutron, and between the proton and neutron is denoted by FPP, FNN and FPN respectively, तो FPP is equal to FNN is equal to FPN हो जाता है। Nuclear force is the same between any two nucleons। Alpha particle consists of the alpha particle is the positively charged particle. It is identical to the nucleus of the helium 2He4 atom, so it contains two protons and the two neutrons. A nucleus of the uranium decays at rest into nuclei of the thorium and the helium. Then the helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. But alpha particles, beta particles and gamma rays are all having the same energy. Then the penetration in the given medium for increasing order कितना हो जाएगा, तो for a given energy gamma rays has the highest penetrating power and alpha particle has the least penetrating power। फिर आता है कि फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर नीडेड फॉर द फ्यूजन मेक काइनेटिक एनर्जी लार्ज इनफ टू ओवरकम द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द तो लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर वाटर, तो हेवी वाटर। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन सच ए वे दैट ओनली वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन ईच फ्यूजन कॉज फर्दर फ्यूजन, देयरफॉर सम moderator used in the flow down neutron, heavy water used for this purpose। अब आगे इसमें आता है कि obtain the binding energy in the MeV of a natrium nucleus 14 and given 14 n equal to 14.0037 U, तो the atomic mass of the natrium हो जाता है 14 n equal to 14.0037 U और nucleus of the natrium 14 and contains 1 proton 7 neutrons and the mass defect of nucleus delta m equal to 7 mh plus 1 h minus m, where mass of the proton होता है mh equal to 1.00785 U और mass of neutron होता है 1.08665 U। तो डेल्टा एम इक्वल टू होता है 7 गुना 1.07825 प्लस 1 गुना 1.08665 माइनस 14.00307, तो आ जाएगा 0.11236 U। बट 1 इक्वल टू 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम आ जाएगा 0.11236 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, तो ये भी इक्वल टू जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये भी इक्वल टू आएगा 0.11 गुना 931.5 यानी 1.4 गुना 0.66 MeV। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 104.6634 MeV। फिर आता है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लाई 56 Fe और दोनों Bi इन द यूनिट्स ऑफ MeV फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो 56 Fe इक्वल टू 55.93 और इतना 208.98 होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ 56 होता है m1 इक्वल टू 55.93 और Fe न्यूक्लियस 26 प्रोटॉन और 56 माइनस 23 इक्वल टू 30 न्यूट्रॉन। एंड द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है डेल्टा m इक्वल टू 26 mh प्लस 38 गुना mh माइनस m1, वेयर मास ऑफ द प्रोटॉन mh इक्वल टू होता है 1.00785 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है m इक्वल टू 1.00865 U। तो डेल्टा m इक्वल टू होता है 26 गुना 1.00785 प्लस 30 गुना 1.00865 माइनस 55.93449, तो आता है 0.528461 U। बट 1 इक्वल टू होता है 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, डेल्टा m इक्वल टू होता है 0.52 गुना 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, यानी AB1 इक्वल टू होता है डेल्टा m बाई सी स्क्वायर, जहाँ सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो AB1 इक्वल टू होता है 492.26 MeV। फिर डेल्टा m आता है 83 गुना mh प्लस 26 गुना m1 m2 माइनस m2, वेयर मास ऑफ प्रोटॉन इतना आता है, ये इतना आता है। तो यहाँ पे करेंगे तो 140.26 MeV आएगा, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा 7.848 MeV। नेक्स्ट है कि एक गिवन कॉइल है जो मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम द ईच अदर। फॉर द सिंपलिसिटी अज्यूम दैट कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ द 53 Cu29 एटम्स। तो मास ऑफ ए कॉपर कॉइन दिया हुआ है 3 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू दिया हुआ है 52.9260 U, टोटल मास ऑफ द दिया हुआ एटम्स इतना,
एन जो है एवोगाड्रो नंबर है 6.0, तो इसको गुना 10⁻23 एटम पर ग्राम। तो मास नंबर 53 ग्राम दिया हुआ, तो एन इक्वल टू इतना, तो फ्यू है 29 प्रोटॉन, 53.29 यानी इतना न्यूट्रॉन्स। तो करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू इतना, और गुना करेंगे तो 59.5 MEV/c² आ जाएगा। हेंस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द क्वांट गिवन बाय EB इक्वल टू डेल्टा एम इंटू c² यानी 1.5 गुना 10⁻5 MEV/c²। तो 1.581 गुना 10⁻25 MEV यानी 1 MEV इक्वल टू 1.5 गुना 10⁻13 जूल। तो EB इक्वल टू 1.5 गुना 10⁻25 गुना 1.5 गुना 10⁻13, तो आएगा 2.5 गुना 10⁻12 जूल। तो this much energy required to separate all the neutrons and protons from the given point. Next है कि obtain the approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope 191 AU and the silver isotope 17 AG. तो nuclear radius of the gold isotope आ जाएगा AU 191 R AU, nuclear radius of the silver isotope AG 107 आएगा R AG। तो mass number of the gold आता है AU equal to 191, mass number of the silver आता है AG equal to 107। The number of the radii of the two nuclei is related with the mass number as R AU by R AG होता है R AU by R AG यानी 1/3, तो 1.2256 आता है। तो the ratio of the nuclei of radii of the gold and the silver isotope is 1.23 आ जाता है। फिर आता है कि the Q value of a nuclear reaction the A plus B C plus D defined by Q is equal to MA plus MB minus MC minus MD into C² by the mass referred to the respective nuclei. Determine from the given data the Q value of the following reaction and state whether the reactions are exothermic or endothermic. तो 1H1 plus 3H1 equal to 2H1 plus 2H2, to 12C6 to 12C2 equal to BNE plus 4He. तो given the mass of R to be given by इतना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का है जो दिया हुआ इतना, करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फ्यूजन Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज Q is equal to M1H1 plus M3H minus 2 MH minus C² यानी कि इतना आएगा। तो Q is equal to आ जाएगा -4 MeV। द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इतना, तो एटॉमिक मास आ जाएगा ये, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा इतना, इसका एटॉमिक, तो Q वैल्यू आ जाएगा 2M 12C6 माइनस M 2010Ne माइनस M 2He इंटू C²। तो ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। थोड़ा सा वैल्यू का बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा है जो इन पेशेंस रख के सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे सपोज वी थिंक ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए 56 Fe nucleus into 2 equal fragments aluminum 28 and the fusion energetically possible arc by working out Q value process given mass of 55.93 U or M28 LD or 27.9819 U. The fusion of the 56 Fe can be given as it is given that atomic mass of the 56 Fe is 55.93 or atomic mass of the M28 is 27.9819 U. The Q value of the nuclear fusion given as Q is equal to M56 Fe minus 2M28 L is equal to into C², और 1 इज इक्वल टू होता है 931.5 MEV/c²। तो Q इज इक्वल टू आएगा -26.902 MEV। तो Q वैल्यू ऑफ द फ्यूजन इज नेगेटिव, देयरफॉर द फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली। फॉर एनर्जेटिकली पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन Q वैल्यू मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है द फ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ ए 239 PU आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द 235 U90. The average energy lead per fusion is 180 MeV. How much energy in the MeV is lead if all atoms of the 1 kg of the pure 239 PU94 undergo fusion? तो average energy lead per fusion equal to होता है 180 MeV। अमाउंट ऑफ प्योर इतना इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यानी एवोगाड्रो नंबर हो गया 6.023 × 423। तो मास ऑफ नंबर ऑफ इतना आया था इतना, तो mg ऑफ कितना इतना, तो ये आ जाएगा 2.52 × 10⁻24। तो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द 1 kg ऑफ द 239 PU इज कैलकुलेटेड एज इज इक्वल टू इतना गुना 4.536 × 10⁻26 MeV। तो हेंस द 4.536 × 10⁻26 MeV लीड एटम्स इन द 1 kg ऑफ द प्योर प्लूटोनियम अंडरगो फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द 4 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज 2H1 plus 2H1 giga 3He1 plus N plus 3.27 electron volt. The given fusion reaction is 2H1 plus 2H1 3He2 plus N plus 3.27 electron MeV. The amount of deuterium दिया हुआ 2 kg 1 mole, that means 2 ग्राम of deuterium contains 6.023 गुना 10⁻23 एटम। तो 2 kg of the deuterium contains 6.023 गुना 10⁻23 by 2 गुना 2000 यानी 6.023 गुना 10⁻26 एटम। It can be inferred from the given reaction that when 2 atoms of deuterium fuse 3.27 MeV energy lead.
total energy per nuclear freed in the fusion reaction E is equal to 3.21/2 गुना 6.023 गुना 10^26 MeV, यानी 3.21/2 6.03 गुना 10^26 गुना 1.6 गुना 10^-19 गुना 10^6, यानी 1.516 गुना 10^14 जूल. Power of the electric lamp P is equal to 4 watt is equal to 4 joule per second आएगा. Hence the energy consumed by the lamp per second is equal to 4 joule. The total time for which the electric lamp will glow is 1.516 गुना 10^14/4, यानी 1.516 गुना 10^14 is equal to 4.9 गुना 10^4 ईयर्स आ जाएगा. Next है कि calculate the height of the potential barrier for head-on collision of the two neutrons. The height of the potential barrier given by the Coulomb repulsion between the two neutrons when they just touch each other. Assume that they can be taken as a height of pair of the depth 2 parameter. When the two neutrons collide head-on, the difference between their frontal d given as radius of the first neutron plus radius of the second neutron. The radius of the neutron nucleus 2f Fermi is equal to 2 गुना 10^-15 मीटर. d is equal to 2 गुना 10^-15 plus 2 गुना 10^-15 is equal to 4 गुना 10^-15 मीटर. Charge on the neutron nucleus is equal to charge on the electron E is equal to 1.5 गुना 10^-19 कूलॉम. फिर आता है इसमें कि from the relation R is equal to R naught A के power 1/3 where R naught is a constant and A is the mass number of a nucleus, so that the nuclear matter density is nuclearly constant independent of the A. तो we have the expression for the nuclear radius R equal to R naught A के power 1/3. R naught constant है, A है जो mass number of the nucleus है, और nuclear matter density rho is mass of the nucleus by volume of the nucleus. तो m is the average mass of the nucleus, hence the mass of the nucleus जाएगा m में. तो rho is equal to m/4/3 pi r cube, यानी 3m/4/3 R naught A के power 1/3 के क्यू, यानी 3m/4/3 R naught के क्यू into A, यानी 3m/4/3 R naught के क्यू. Hence the nuclear matter density is independent of the A, it is nearly क्या होता है, constant हो जाता है. तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है. थोड़ा 50% रखना है क्योंकि है जो इसमें लंबे है जो डिजिट्स के फॉर्म, लंबे है जो इसमें है जो रहते हैं डिजिट्स के फॉर्म में, तो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहता है और माइन्यूट कैलकुलेशन रहता है.